नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशंस के आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड की जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं उनको सीख रहे हैं। बहुत एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए सामान्य रूप से क्या किया जाता है, एक स्थान पर साउंड क्रिएट की जाती है और उस साउंड को किसी दूसरे स्थान पर सुना जाता है। तो पहले स्थान पर जहाँ पर साउंड उत्पन्न की गई है वहाँ पर साथ में ही एक लाइट सिग्नल इंडिकेट किया जाता है। दूसरे ऑब्जेक्ट से उस सिग्नल को देख करके साउंड जब सुनी जा रही है उस टाइम को नोट कर लिया जाता है और एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकाला जाता है। यह रिजल्ट निश्चित रूप से एक बहुत अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। दो प्रायोगिक परिणाम हैं, दो प्रयोग हैं जो ध्वनि के वेग के लिए बहुत पॉपुलर हैं। एक मेथड क्विंक्स ट्यूब है, तो दूसरा जो मेथड है वह है मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय कुंट्स ट्यूब है। हम सबसे पहले जो प्रथम विधि है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में क्विंक्स ट्यूब दिखलाई गई है। इसमें यू आकृति की दो नली पी और क्यू दिखाई हैं। पी नली से ए और बी नली जुड़ी हुई है। क्यू नली को पी के अंदर और बाहर खिसकाया जा सकता है जिससे कि मार्ग ए क्यू बी की लंबाई घटाई और बढ़ाई जा सकती है। क्यू नली की स्थिति को हम एक मेजरमेंट स्केल है उस पर पढ़ सकते हैं। नली ए पर ए पॉइंट पर एक ट्यूनिंग फॉर्क कंपित कराया जाता है, उससे ध्वनि उत्पन्न कराई जाती है और फिर बी के पास कान को ला करके हम ध्वनि को सुनते हैं। आप देखिएगा, जब ए नली पर ध्वनि उत्पन्न की जाएगी तो ध्वनि दो प्रकार से बी बिंदु पर चलेगी। एक मार्ग ए पी बी होगा, दूसरा मार्ग ए क्यू बी होगा। दोनों तरंगों की लंबाई ठीक बराबर है, अतः दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा। परिणाम स्वरूप बी बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में पहुंचेंगी और इसके कारण संपोषी व्यतिकरण होगा और ध्वनि की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी जिसे कि हम बी बिंदु पर सुन सकते हैं। अब यदि क्यू नली को थोड़ा सरकाया जाए बाहर की ओर अथवा अंदर की ओर, मान लीजिएगा λ/4 दूरी से विस्थापित किया गया, तब बी बिंदु पर जो दोनों तरंगें पहुंचेंगी उनमें पाथ डिफरेंस λ/2 का हो जाएगा, अर्थात दोनों तरंगें विपरीत कला में होंगी और जो व्यतिकरण होंगे वह विनाशी व्यतिकरण होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। परिणाम स्वरूप बी बिंदु पर जो साउंड का लेवल है वह न्यूनतम होगा। क्यू को पुनः आगे खिसकाया जा सकता है। एक ही दिशा में हम इसका क्रम रखते हैं, तो जब पुनः हम इसको खिसकाएंगे, मान लीजिए दोनों मार्गों में λ/2 का पाथ डिफरेंस हो, तो बी पर धीमी आवाज़ सुनाई देगी और
इसके विपरीत जब दोनों में λ/2 का सम गुणक होगा तो तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। यह आवाज़ का जो क्रम है एकांतर रूप से अधिकतम व न्यूनतम होता रहता है। तो हम सबसे पहला जो काम करेंगे वह यही होगा कि दोनों जो मार्ग हैं उन दोनों की दूरी को मेज़र कर लिया जाए। फिर एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, ए पर साउंड क्रिएट की जाती है। बिंदु बी पर तीव्रता को सुना जाता है। जब तीव्रता अधिकतम होगी तो संपोषी व्यतिकरण होगा। क्यू जो ट्यूब है उसको एक इस प्रकार से संबंधित करेंगे, एक ही क्रम में रखेंगे कि पुनः तीव्रता अधिकतम सुनाई दे। तो इस स्थिति में दोनों मार्ग का जो अंतर होगा वह लैम्डा होगा। नली क्यू की इस स्थिति को हम पुनः स्केल पर पढ़ लेंगे। चूँकि क्यू नली में दो भुजाएं हैं, अतः क्यू के दोनों पाठों का जो अंतर होगा विस्थापन, नली क्यू का जो विस्थापन है वो λ/2 के बराबर होगा। अर्थात x = λ/2, देयरफॉर λ = 2x। हमने लैम्डा का मान निकाल लिया है। x के मान में x को हम q के मेजरमेंट स्केल से देख लेते हैं और इस प्रकार से हम b = n लैम्डा में n ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है उसके मान को रख करके हम ध्वनि का वेग निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड जो बहुत पॉपुलर है वह है कुंस ट्यूब का। कुंस ट्यूब को इस डायग्राम में जिस प्रकार से दिखाया गया है, एक कांच की नली है जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है और डायमीटर लगभग 5 सेंटीमीटर के करीब का होता है। इसके एक सिरे पर कॉर्क का एक पिस्टन लगा होता है जिसको हम हैंडल एच के साथ से आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरे सिरे पर नली में फिट होने वाली एक डिस्क लगी हुई है जिसे डी से मार्क किया है और एक लंबी धातु की छड़ सी इससे जुड़ी हुई है। छड़ सी को ठीक बिल्कुल बीच में से बिंदु बी पर कस दिया गया है। इसके अतिरिक्त नली बी में दो आपको L1 और L2 दिखाई गई हैं जिनसे कि नली की वायु को बाहर निकाल करके इसमें हम प्रायोगिक गैस भर सकते हैं। सर्वप्रथम इस बी जो नली है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, इसको हम तैयार करते हैं, सुखा लेते हैं और फिर इसमें लाइकोपोडियम पाउडर बिखेर देते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर की इस ट्यूब के अंदर समान परत बना देते हैं, एक समान परत यूनिफॉर्म थिकनेस की। धातु की छड़ सी को मध्य बिंदु बी पर के कस दिया गया है। अब एक मोटा कपड़ा लेते हैं जिसमें थोड़ा सा पिसा हुआ रिजिन लगा करके सी को भली भांति पकड़ते हुए सी के मुक्त सिरे पर थोड़ी दूर से इसे पकड़ करके छड़ की लंबाई के अनुदिश कपड़े को जोर से रगड़ करके खींचते हैं। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप छड़ के कणों में अनुदैर्ध्य कंपन उत्पन्न हो जाते हैं और छड़ में एक अनुदैर्ध्य तरंग संचरित हो जाती है। जब यह तरंग मध्यबिंदु बी से टकरा करके परावर्तित होती है तो हम जानते हैं कि आपतित और परावर्तित तरंगें
जो दोनों एक ही प्रकार से हैं, और इस प्रकार से अप्रगामी अनुदैर्घ्य तरंग बन जाती है, जिसके कारण बी बिंदु पर एक नोड मिलता है और छड़ के दोनों मुक्त सिरों पर एंटी नोड ए प्रस्पंद बनता है। आप देखिएगा छड़ के दाईं ओर एक जो डिस्क डी लगी हुई है, इस पर प्रस्पंद बनने के कारण डिस्क में लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण नली में स्थित जो एयर कॉलम है, उस एयर कॉलम में फोर्स वाइब्रेशंस उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम पिस्टन पी को हैंडल से मैनेज कर सकते हैं और इस प्रकार से समंजित करते हैं कि नली बी के वायु स्तंभ की आवृत्ति छड़ के कंपन की आवृत्ति के बराबर हो जाए। ऐसा हम तय कर पाएंगे, ऐसा हो पाएगा, इसकी पहचान ये होगी कि अनुनाद की घटना के कारण वायु स्तंभ में तीव्र कंपन होंगे और एक तीव्र ध्वनि सुनाई देगी। इस एयर कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है पिस्टन पी से टकरा करके परावर्तित होती है तथा बी में भी नली के अंदर भी अनुदैर्घ्य तरंग बन जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप जो लाइकोपोडियम पाउडर की हमने यूनिफॉर्म थिकनेस समरूपी सतह बनाई थी, उसके ऊपर प्रस्पंद से और निस्पंद यानी जो पाउडर हैं अलग अलग ढेरियां हमें नज़र आएंगी, जिस पर हम कह सकते हैं नोड और एंटी नोड या एंटी नोड की रचना होगी। इस प्रकार का जो घटना हो रही है, यह मूलतः हम समझ सकते हैं रेजोनेंस के कारण हो रही है। और जो लाइकोपोडियम पाउडर के हीप्स बन गए हैं, ये अप्रगामी तरंगों का प्रायोगिक रूप में होना प्रदर्शित करते हैं। पिस्टन पी को आगे पीछे करने पर पाउडर जो लाइकोपोडियम पाउडर है उसके स्पष्ट हीप्स हमें दिखाई देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए किस प्रकार से हम ध्वनि का वेग निकाल सकते हैं, उसको जानने के लिए हम जानते हैं, मान लीजिएगा जो दो हीप्स बने हैं उनके बीच की दूरी L है, तो ये L जो दूरी होगी वह L दूरी क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी होगी। परिणाम स्वरूप L = λg/2 और इस प्रकार से λg का मान निकल जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार का जो कार्य होगा वो छड़ में होगा। छड़ में भी प्रस्पंद बनेंगे और मान लीजिएगा उसकी लंबाई L है, तब L = λs/2 होगा। इससे हम λs का मान निकाल सकेंगे। एयर कॉलम में रेजोनेंस की जो घटना हो रही है उसके लिए मान लीजिएगा जो छड़ है उसकी फ्रीक्वेंसी ns है और एयर कॉलम में जो कंपन हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ng है। तो रेजोनेंस के लिए ns और ng के मान आपस में समान होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं bs/λs = bg/λg और यह फॉर्मूला लिखा जा सकता है bs/bg = λs/λg। λs और λg के मान रख सकते हैं, तो हमें bs और bg का जो अनुपात है वह कैपिटल L/स्मॉल l के रूप में मिल जाता है। हम देखिए इसमें जो bs है लॉन्गिट्यूडनल वेव का छड़ के पदार्थ में वेग है, जबकि bg जो कुंस ट्यूब है उसमें जो भी गैस भरी हुई है उसमें वेग है। कैपिटल L और स्मॉल l ज्ञात होने पर हम bs का मान जानकारी करते हुए bg के मान की गणना कर सकते हैं।
आप ध्यान रखें। कुंस की ट्यूब द्वारा किसी भी द्रव में ध्वनि का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो नली में हमने लाइकोपोडियम पाउडर लिया है उसके स्थान पर महीन लोहे की छीलन बिछा दी जाती है। धन्यवाद।